तो मैं भी यही समझता हूँ कि हम अलग अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमें दूसरों को भी साथ मिला लेना चाहिए। ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन हमारे साथ और कौन मिल सकता है? हाजी ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कई छोटे छोटे ग्रुप हैं जो अपने तौर पर काम कर रहे हैं और उन सबको किसी न किसी मौके पर शारिक ने नुकसान पहुंचाया है। वो सब शारिक के खिलाफ हमारे साथ मिल सकते हैं। मजीदा ने जवाब दिया, ठीक है, तुम उन सबसे बात कर लो। 2 दिन बाद हम एक मीटिंग रख लेते हैं जिसमें शारिक के खिलाफ एक मुश्तरका लाएअमल तय किया जाएगा। हाजी ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, लेकिन क्या तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि शारिक कहाँ छुपा हुआ है? चंद रोज पहले मैंने उसे मुल्तान रोड पर देखा था, यतीम खाने वाले चौक से तकरीबन 1 मील आगे, मजीदे ने कहा, और फिर उसे उसी वाक़े की तफसील बताने लगा। जब इत्तफाकन शारिक से आमना सामना हुआ था और उसका साथी शारिक को पकड़ने की कोशिश में बस के नीचे आकर हलाक हो गया था। आखिर में वो कह रहा था, उस वाक़े के बाद तो मैं 3-4 रोज तक रोपोश ही रहा था, और जब पुलिस ने एक इत्तफाकी हादसा करार देकर बात खत्म कर दी थी तो उसके बाद मैं घर से निकला था। मुझे शुबा था कि शारिक ने उस इलाके में अपना कोई अड्डा बना रखा है। मैं कई रोज तक उधर टो में लगा रहा, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। मेरा ख्याल है कि शारिक की तफाकुर उस तरफ गया होगा। अगर उसका कोई ठिकाना होता तो वो दोबारा भी उस तरफ जरूर जाता। मुझे उस जगह के बारे में बताओ, मैं भी जरा अपने तौर पर उस इलाके को चेक करूंगा। हाजी ने कहा। मजीदे ने उस इलाके की निशानदेही कर दी। उसके बाद भी वो देर तक बातें करते रहे। फिर उनकी यह मीटिंग खत्म होगी। हाजी ने मजीदे को ताकीब कर दी थी कि जैसे इन शारिक का कोई सुराग मिले, वक्त जाया किए बगैर मुझे इतला कर देना। हाजी से उस मीटिंग में मजीदे ने कुछ फायदा भी उठाया। एक तो ये कि हाजी ने उसे आधी कीमत पर हीरोइन सप्लाई करने का वादा किया था, और दूसरा वादा ये किया था कि वो उस इलाके में वाक़े अपने परचून के दोनों अड्डे बंद कर देगा, और इस तरह उन अड्डों का गाहक भी उसके पास आएगा। मजीदा जब हाजी की कोठी से निकला तो बहुत खुश था। शारिक के खिलाफ कार्रवाई हो या ना हो, उसने मौके से फायदा उठा लिया था। मजीदे के जाने के बाद हाजी ने अपने 2 आदमियों को बुला लिया। मजीदे ने मुल्तान रोड की नई बस्ती में शारिक के किसी ठिकाने के बारे में जो शुबा जाहिर किया था। हाजी अपने तौर पर भी उसके बारे में तहकीक कर लेना चाहता था। तुम दोनों कल सुबह मुल्तान रोड चले जाओ, हाजी ने अपने दोनों आदमियों को मुखातिब करते हुए कहा। वहाँ एक नई कॉलोनी बन रही है। आबादी तो इक्का दुक्का मकानों में ही होगी, जबकि ज्यादातर मकान अभी जेर तामीर है। वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करो, और उन लोगों के बारे में भी जो वहाँ अपने मकान वगैरह बना रहे हैं। जैसे ही कोई खास बात मालूम हो मुझे इतला कर देना। और अगर इशारा कहीं नजर आ जाए तो? एक आदमी ने पूछा। क्या उसे खत्म कर दिया जाए? नहीं, हाजी ने कहा, मेरा 3 करोड़ का सोना उसके कब्जे में है। मैं उसे जिंदा देखना चाहता हूँ। सोना हासिल करने के बाद उसे मौत के घाट उतारा जाएगा। ठीक है जी, हम सुबह सवेरे ही उस तरफ चले जाएंगे, उस शख्स ने जवाब दिया। ठीक है, अब तुम लोग जाओ। हाजी ने उन्हें जाने का इशारा किया। हाजी उस रात उसी कोठी पर रहा। सुबह 10 बजे के करीब वो कोठी से निकल गया। दोपहर तक वो अपने मुख्तलिफ ठिकानों पर घूमता रहा, फिर अपने सैनमा वाले दफ्तर में आ गया। वहाँ 3-4 आदमी उसके मुंतजिर थे। दरअसल चंद हफ्ते पहले हाजी ने एक फिल्म बनाने का प्रोग्राम बनाया था, और उस सिलसिले में इंडस्ट्री के 1-2 फिल्म डायरेक्टरों से भी बात की थी। उन सभी ने मशवरा दिया था कि वो पंजाबी फिल्में शुरू करे। उर्दू फिल्मों के मुकाबले में पंजाबी फिल्में ज्यादा बिजनेस करती थी, और दायरा हाजी को पैसा कमाना था। उसने बैक वक्त 2 पंजाबी फिल्मों का प्रोग्राम बना लिया, और इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री के एक आदमी ही वहां बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। हाजी तकरीबन 1 घंटे तक उनसे बातें करता रहा। उसने 2 आदमी को बड़ी बड़ी रकमों के चेक भी दिए ताकि जिन लोगों से एग्रीमेंट करने हैं उन्हें एडवांस भी दिया जा सके। हाजी रात 10 बजे तक सैनमाई में रहा और फिर इकबाल टाउन वाली कोठी में वापस आ गया। उसके तकरीबन आधे घंटे बाद उसके वो दोनों आदमी भी आ गए जो सुबह मुल्तान रोड गए थे। कुछ पता चला? हाजी ने पूछा। एक ऐसी जगह का पता चला है जिस पर शुबा किया जा सकता है, जीले नामी करिंदे ने जवाब दिया। तफसील से बताओ। हाजी ने उसे घूरा। तुम जानते हो मैं अधूरी बात सुनने का आदी नहीं हूँ। बताता हूँ जी। जिला गड़बड़ा गया। हम सुबह 7 बजे उस इलाके में पहुंच गए थे। वहाँ बहुत से मकान बन रहे हैं। हम एक एक मकान के बारे में मालूम करते रहे। बहुत लंबा चौड़ा इलाका है जी। चांदी घरों में लोग रह रहे हैं। हम एक से पूछते फिरे, लेकिन कोई मशकूक बात मालूम ना हो सकी। अलबत्ता रात 8 बजे के करीब उस तरफ से गुजरने वाले एक आदमी ने बताया कि कुछ अरसा पहले वहाँ एक हवेली में कुछ लोगों को आते जाते देखा गया था। उनके साथ एक औरत भी थी, लेकिन कई रोज से वहाँ कोई नहीं आया। हवेली में ताला लगा हुआ है। वो हवेली किसकी है? हाजी ने पूछा। ठोकर न्याल भी तक चौधरिया जी। आसपास की जमीनें भी उसी की थी, जिनसे बेशतर जमीनें वो बेच चुका है। जीले ने जवाब दिया। तुमने वो हवेली देखी है? हाजी ने पूछा। देखी है जी, बहुत पुरानी हवेली है, दीवारें भी बहुत ऊंची है। जीले ने जवाब दिया। ठीक है, हाजी बोला। करामत और खुर्शीद को साथ ले जाओ और मालूम करो कि हवेली में क्या है और कोई रह रहा है या नहीं। हो सकता है हवेली का मालिक ही वहां आता जाता हो, लेकिन मैं किसी मामूली सी बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहता। यार, मैं भी यहीं रहूंगा। मुझे 12 बजे से पहले मालूम हो जाना चाहिए। हम इससे पहले वापस आ जाएंगी जी। जीले ने कहा। तुम जाओ, अब देर मत करो, हाजी बोला। वो दोनों कमरे से निकल गए। करामत और खुर्शीद भी उसी कोठी में मौजूद थे।
जिले ने उन लोगों को साथ लिया और कार में बैठकर अपने मिशन पर रवाना हो गए। वो लोग तकरीबन पौने 11 बजे वहां पहुंचे। कार उन्होंने कच्ची गली के बाहर ही छोड़ दी थी। एक आदमी कार में बैठा रहा। जिला, करामत और खुर्शीद गलियों में चलते हुए हवेली के सामने पहुंच गए। ये है वो हवेली। जिले ने करामत की तरफ देखते हुए कहा, अंदर कोई नहीं है। फाटक पर चढ़कर आसानी से दूसरी तरफ उतरा जा सकता है। तो फिर चढ़ो ऊपर, क्या देख रहे हो? करामत ने कहा। जिला इधर उधर देखने लगा। तारीकी और सन्नाटे में जिंगरों के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। जिला फाटक पर चढ़ गया। ऊपर वो एक लम्हे को रुका और बड़ी फुर्ती से दूसरी तरफ उतर गया और चारों तरफ देखने लगा। हवेली की इमारत भी तारीकी में डूबी हुई थी। उसने फाटक की जुड़ी से मुंह लगाकर सरगोशी की, आ जाओ, हवेली में सन्नाटा और तारीकी है। उसने चंद सेकंड बाद ही करामत और खुर्शीद भी फाटक पर चढ़कर अंदर आ गए और जिला के करीब खड़े होकर चारों तरफ देखने लगे। उन तीनों ने पिस्तौल निकाल लिए। मेरी तरह के मुताबिक ये हवेली आमतौर पर खाली ही रहती है। यहाँ कभी कभार ही कोई आता है। इस वक्त भी यहाँ कोई नहीं है, मगर फिर भी एहतियात जरूरी है। आहिस्ता आहिस्ता आगे चलो, जिले ने सरगोशियाना लहजे में कहा। वो तीनों दाएं बाएं फैलकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें किसी मुदामत का सामना नहीं करना पड़ा। वो बड़ी आसानी से बरामदे में पहुंच गए। जिले ने टटोल कर देखा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने जेब से पेंसिल टार्च निकाली और उसकी रोशनी में जायदा लेने लगा। देसी किस्म का ताला था। उसने पिस्तौल की नाल ताले पर फंसाकर जोरदार झटका दिया। कटाती आवाज के साथ ताला खुल गया। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए भी वो खासे मोहतात थे। पहले कमरे में पहुंचकर उन्हें अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यहाँ किसी किस्म की दींगा मुश्ती हुई थी। 2 चारपाइयां थी और खाने के जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे हुए थे। एक चारपाई के करीब फाउंटेन पेन भी पड़ा हुआ था। दूसरे कमरे में देखो, जिला दरवाजे की तरफ मुड़ गया। खाने के ये जूठे बर्तन बता रहे हैं कि यहाँ कोई आया था और शायद उनमें आपस में कोई झगड़ा भी हुआ था। करामत ने कहा, हुआ होगा। जिला बोला, हमें ये मालूम करना है कि यहाँ कौन आया था। पहले दूसरे कमरे में देख ले, शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम किसी नतीजे पर पहुंच सके। वो हवेली के दूसरे कमरे में देखने लगे। रायदारी में एक जगह उन्हें मर्दाना जूते भी पड़े हुए मिले। वो मोकेशन थे। एक जूता दूसरे से कोई 5 फुट के फासले पर था। हवेली के तमाम कमरों के दरवाजे खुले हुए थे। एक और कमरे में 2 चारपाइयां मिली। एक चारपाई पर जनाना कपड़ों का एक जोड़ा भी रखा था। यहाँ कोई औरत भी रहती है। करामत कपड़ों की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, मुझे बताया गया था कि यहाँ कभी कभार 2-3 आदमी आते थे। उनके साथ एक औरत भी जरूर होती थी। आखिरी मर्तबा 2 औरतों को देखा गया था और पिछले चंद रोज से तो यहाँ कोई नहीं आया। जिले ने जवाब दिया। ऐश करते होंगे वो लोग, करामत बोला। वैसे उस मकसद के लिए ये जगह बेहतरीन है। वो उस कमरे से निकल आए। अब उस कमरे के सामने खड़े थे जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। जिले ने पहले वाला तरीका इख्तियार करते हुए ताला तोड़ दिया और जब वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो पेंसिल टार्च की महदूद रोशनी में लकड़ी की पेटियां देकर जिले की आंखों में चमक सी उभर आई। अब तक उन्होंने किसी कमरे में बत्ती नहीं जलाई थी। फिर यहाँ लकड़ी की पेटियां देखकर जिला ताज की रोशनी में दीवारों पर स्विच बोर्ड तलाश करने लगा। दरवाजे वाली दीवार पर स्विच बोर्ड देखते ही उसकी तरफ लपका और बैक वक्त 2 स्विच ऑन कर दिए। कमरा बल्ब की तेज रोशनी से बढ़ गया और उसके साथ ही वो तीनों उछल पड़े। वो कुछ देर तक इसी तरह पेटियों की तरफ देखते रहे जैसे आंखों पर यकीन ही ना आ रहा हो। फिर वो तीनों बैक वक्त आगे बढ़े और एक एक पेटी खोलकर देखने लगे। असले से भरी हुई पेटियां, हीरोइन से भरे हुए पैकेट। उन्हें यकीन हो गया कि हो ना हो हवेली शायर कीता खुफिया ये अड्डा है। लेकिन उन्हें हैरत इस बात पर थी कि यहाँ करोड़ों का माल था और इसकी हिफाजत के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। शायद उसकी वजह यह हो कि शायरों की सड्डे के महफूज होने का यकीन होगा। जिले ने कहा, तुम लोग यहाँ से एक राइफल उठा लो और यहाँ पहरा देते रहो। मैं जाकर हाजी को इतला देता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, हम यहाँ मौजूद हैं। करामत ने कहा। जिला तेजी से कमरे से दिख रहा। फिर गेट पर चढ़कर वो गली में कूद गया। कार तक पहुंचने में उसे 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उसका सांस फूला हुआ था। उसने पिछली सीट पर बैठते हुए शीदे को कोठी चलने को कहा। कार गली से निकलकर सड़क पर आ गई और तूफानी रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगी। सुबह के 10 बजे थे। रात को हवेली से वापस आने के बाद भी समीना और शाहपरी नौलतीर के कमरे में बैठी बातें करती रहीं और फिर 3 बजे के करीब वो अपने कमरे में आकर सो गई। शाहपरी तो सुबह जल्दी उठ गई थी, लेकिन समीना अभी तक सो रही थी। रविया सोता वगैरह लेने के लिए मार्केट गई हुई थी। शाहपरी कभी नोनक के पास आकर बैठ जाती, कभी माँ जी के पास और कभी बरामदे में आकर कुर्सी पर बैठ जाती। वो अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। 10:15 बजे के करीब समीना जाग गई। उसने मुंह हाथ धोकर नाश्ता किया और बरामदे में आकर शाहपरी के पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बजी तो वो दोनों उठकर अंदर आ गई। फूल का रिसीवर समीना ही ने उठाया था। हेलो, मैं रज़िया बोल रही हूँ, नर्स रज़िया। रिसीवर पर आवाज उभरी। रज़िया, खैरियत तो है? क्या बात है? समीना ने पूछा। नर्स रज़िया की आवाज सुनता ही उसकी छठी इसने खतरे की घंटी बजा दी थी, क्योंकि रज़िया ने कभी यहाँ फोन नहीं दिया था, बल्कि इस वक्त तो वो सो रही होती थी। हाँ, खैरियत ही है। वैसे कल तुम लोग जो सामान लेकर गई थी वो बहुत खराब हालत में हॉस्पिटल पहुंच गया है, रज़िया ने जवाब दिया।
क्या? समीना उछल पड़ी। रविया तो मतलब समझने में उसे देर ना लगी। तुम कहां से बोल रही हो रविया? एक मेडिकल स्टोर से, रविया ने जवाब दिया। तुम अपने क्वार्टर पर पहुंचो, मैं आ रही हूँ। समीना ने कहते हुए रसीवर रख दी और शाह परी की तरफ देखने लगी। क्या हुआ? किसका फोन था? शाह परी ने पूछा। समीना के चेहरे के तासरात से वो समझ गई कि कोई गड़बड़ जरूर है। गड़बड़ हो गई, समीना ने जवाब दिया। रफीक की लाश हॉस्पिटल पहुंचा दी गई है। क्या? शाह परी उछल पड़ी। लेकिन वो लाश कैसे मिली? नर्स रविया का फोन था। वो एक मेडिकल स्टोर से बात कर रही थी और जाहिर है फोन पर खुलकर बात नहीं कर सकती थी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम रविया के घर जा रहे हैं। बस तैयार हो, सिर्फ चादर ओढ़ दी है, शाह परी ने कहा। अपने लिबास में पिस्तौल भी रख लो, आज शायद इसकी जरूरत पड़ जाए, समीना कहते हुए 9 नखे वाले कमरे में चली गई। उसने 9 नखे को भी इस नई सूरत से आगाह कर दिया। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, 9 नखा बोला। इसका मतलब है कि शारिक और रजिया की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। हाँ, मैं और शाह परी इसलिए वहां जा रहे हैं कि शारिक को वहां से निकाल सके, समीना ने कहा। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि रफीक की लाश का पता कैसे चला? उसे तो हमने बांध कर कुएं में फेंक दिया था, करीब खड़ी हुई शाह परी ने कहा। अगर कुएं से लाश दरियाफ्त हो सकती है तो कमर में भरा हुआ असला और हिलवंत के पैकर भी महफूज नहीं होंगे। करोड़ों का माल है वो शाह परी। सबसे पहले हमें शाहरुख और रजिया के क्वार्टर से निकालना है और उसके बाद ही मालूम करना है कि कोई उस हवेली तक कैसे पहुंचा। हो सकता है तुम लोगों के आने के बाद कोई शख्स चोरी की नीयत से हवेली में दाखिल हुआ हो और उसने चोरी तो घरों में की जाती है, कुओं में नहीं झांका जाता। समीना ने 9 लखे की बात काट दी। ये मालूम करना पड़ेगा कि पुलिस वाले वहां तक कैसे पहुंचे। वो एकदम को खामोश हुई, फिर बोली, ओह 1 मिनट, मैं इंस्पेक्टर उस्मान से बात करती हूँ। वो कमरे से निकलकर लाउन में आ गई और फोन का रिसीवर उठाकर इंस्पेक्टर उस्मान का नंबर डायल करने लगी। लाइन मिलने पर रिसीवर किसी बच्चे ने उठाया, लेकिन थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर उस्मान की आवाज सुनाई दी। मैं समीना बोल रही हूँ उस्मान साहब। समीना उसकी आवाज पहचान कर बोली। ओह शुक्र है राब्ता तो हुआ, उस्मान बोला। मसला ये है कि मेरे पास तुम लोगों का कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। किसी इमरजेंसी में तुम लोगों से राब्ता नहीं हो सकता। मैंने एक अहम काम के लिए फोन किया था। बहरहाल पहले आप बताएं कि इमरजेंसी क्या है, समीना बोली। गुज़िश्ता रात हाजी के आदमियों ने मुल्तान रोड के करीब वाकई एक हवेली पर छापा मारकर वहां से करोड़ों रुपए मालियत का असला और हीरोइन बरामद की है। ओह, समीना ने उसकी बात काट दी। तो ये हाजी की हरकत है। बहरहाल तफसील से बताओ, मैंने भी इसी चक्कर में फोन किया था। मुझे ये सब कुछ आज ही मालूम हुआ है, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। हाजी के आदमी तुम लोगों की तलाश में तो थे ही। कल रात उसने मजीदे को बुलाया था और मजीदे ने उसे बताया था कि शारिक को मुल्तान रोड के इलाके में देखा गया था। उसे शुबा था कि शारिक ने उस इलाके में कोई खुफिया अड्डा बना रखा है। हाजी के आदमी उस इलाके को चेक करते हुए कल रात किसी तरह उस हवेली तक पहुंच गए, जहां एक कमरे में ईरवन के पैकेट और असला की पेटियां रखी हुई थी। इत्तफाक से मैं भी हाजी के पास ही बैठा हुआ था। मैं भी हाजी के साथ ही हवेली गया। बदील अतला या ईरवन की तलाश में उन्होंने उस कुएं को भी चेक किया जिसमें एक लाश पड़ी थी। लाश के हाथ पैर बंधे हुए थे। हाजी ने असला वगैरह तो अपने किसी खुफिया ठिकाने पर मुंतकिल कर दिया और पुलिस को उस लाश के बारे में गुमनाम इतला दे दी। पुलिस ने वो लाश कुएं से निकालकर हॉस्पिटल भिजवा दी। हाजी ने पुलिस को अभी यह नहीं बताया कि वो हवेली तुम लोगों का खुफिया ठिकाना था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पुलिस को यह भी बता देगा ताकि पुलिस तुम लोगों की तलाश में ज्यादा सरगर्म हो जाए। शारिक कहाँ है? वो जख्मी है और एक महफूज जगह पर है, समीना ने जवाब दिया। तुम हाजी पर निगाह रखो, मैं बाद में तुम्हें फोन करूंगी। उसने फोन बंद कर दिया। उसी वक्त रदिया भी मार्केट से वापस आ गई। रदिया, ये बुर्गा उतार कर मुझे तो जल्दी करो, समीना बोली। खैरियत? रदिया परेशान निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। खैरियत ही नहीं है, जल्दी करो, समीना बोली। समीना अपना बुर्गा पहने हुए थी। शाह परी भी चादर ओढ़े खड़ी थी। रदिया ने अपना बुर्का उतार कर समीना के हवाले कर दिया। समीना ने बुर्का लपेट कर प्लास्टिक के एक थैले में ठोंस लिया और बाहर आ गई। कूटी से निकलने से पहले उसने तफैल को भी साथ ले लिया था। उनके पास आजकल कोई गाड़ी नहीं थी। वो रिक्शे टैक्सी पर ही सफर कर रहे थे, लेकिन इस वक्त उन्हें किसी गाड़ी की जरूरत थी। समीना ने तफैल को इस जरूरत से आगाह किया तो वो मुस्कुराते हुए बोला, कोई मसला ही नहीं समीना बीबी, आप लोग इधर की गली से निकलकर मेन रोड पर मेरा इंतजार करें, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। तफैल बाईं तरफ मुड़ गया और रदिया और शाह परी दाईं तरफ की गली में मुड़ गई। मेन रोड पर पहुंचकर वो एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई। उन्हें तकरीबन 10 मिनट इंतजार करना पड़ा। पीले रंग की एक कार उनके करीब आकर रुकी तो स्टीयरिंग के सामने तफैल को देखकर समीना ने जल्दी से दरवाजा खोला और वह दोनों पिछली सीट पर बैठ गई। तफैल ने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। कहां जाना है समीना बीबी? तफैल ने सामने वाला आईना एडजस्ट करते हुए पूछा। हॉस्पिटल रिहायशी इलाके में, समीना ने जवाब दिया। ये गाड़ी कहां से मिली? एक गली में खड़ी थी, तफैल ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर गाड़ी की गुमशुदगी का पता चल गया तो? पता नहीं चलेगा समीना बीबी, तफैल ने उसकी बात काट दी, इसलिए कि ड्राइवर भी गाड़ी की भिक्की में मौजूद है। उसका मुंह और हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो बेचारा किसी को क्या बता सकता है। समीना ने मजीद कोई बात नहीं की। तकरीबन 40 मिनट में वो हॉस्पिटल पहुंच गए।
तफैल गाड़ी को रिहायशी इलाके वाले गेट के अंदर लेता चला गया और फिर समीना की हदायत पर उसने गाड़ी रजिया के क्वार्टर के सामने इस तरह रोकी तो उसका पिछला दरवाजा क्वार्टर के दरवाजे के ऐन सामने था। पड़ोस वाले क्वार्टर के सामने कुछ लोग जमा थे। शमीना को समझने में देर ना लगी थी, यहाँ रफीक के बारे में पता चल गया है। वो कार से उतर आई। शमीना ने दरवाजा खटखटाया तो चंद सेकंड बाद ही दरवाजा खुल गया। उनके अंदर दाखिल होते ही रजिया ने दरवाजा बंद कर लिया। मेरा ख्याल है कि लाश की शिनाख्त हो गई है। शमीना कमरे में दाखिल होते हुए बोली, हाँ हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ उसे जानता है, लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि रफीक की बीवी नाइट ड्यूटी खत्म करने के बाद 8 बजे गांव में चली गई थी। वो शाम तक वापस आई थी। नर्स रजिया ने बताया। तुम पर तो किसी को शुबा नहीं हुआ? शमीना ने पूछा। अभी नहीं, रजिया ने जवाब दिया। हम शारे को यहाँ से ले जा रहे हैं, तुम अभी अपनी जरूरी चीजें समेट लो और हमारे साथ चलो। शमीना ने कहा। मेरा जाना ठीक नहीं होगा, रजिया ने कहा। अगर मैं लायब होगी तो मुझ पर शुबा किया जाएगा, इसलिए मेरा यहाँ रहना ही बेहतर है। पुलिस को अभी तक यह मालूम नहीं हो सका जिस हवेली से रफीक की लाश बरामद हुई है उसे शारक का कोई ताल्लुक है, लेकिन पुलिस बहुत जल्द ये मालूम कर लेगी कि रफीक उस हवेली में किस तरह पहुंचा था। ऐसी सूरत में अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैं फौरन यहाँ से निकल जाऊंगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, शारक को लेकर यहाँ से निकल जाओ। रजिया ने उसकी बात काटते हुए था। मेरा ख्याल है रजिया ठीक कह रही है, शारक ने कहा। रजिया के यहाँ से जाना ठीक नहीं, यहाँ रहकर ये हालात पर निगाह तू रख सकती है। ठीक है, शमीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा। तो फिर तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ। और रजिया वो रजिया की तरफ घूम गई। तुम अपने आप को तनहा मत समझना। अगर तुम्हें जरा सा भी शुबा हुआ कि तुम्हारा नाम इस मामले में लिया जा रहा है तो फौरन गुलबर्ग वाली कोठी आ जाना। ठीक है, तुम मेरी फिक्र मत करो, रजिया ने कहा। शारक उठकर बैठ गया। उसने तकिए के नीचे से पिस्तौल निकाल कर कबील के नीचे पतलून की बेल्ट में उड़फ दिया। लो, यह बुर्का पहन लो, इसके बगैर तो तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। समीना ने थैले से बुर्का निकाल लिया। यह वक्त भी आना था कि मुझे बुर्का पहनना पड़े। शारक मुस्कुराया। सबीना ने उसे सहारा देकर खड़ा कर दिया और शारक को बुर्का पहनने में मदद देने लगी। इसी दौरान रजिया ने हर वो निशान मिटा दिया जिससे यहाँ शारक की मौजूदगी था कोई सबूत भी मिलता। उसने शारक की दवाएं भी एक थैले में डालकर शाहपरी के हवाले कर दी। पिछले 10-12 दिन मुकम्मल आराम की वजह से शारक की टांग अच्छी खासी बेहतर हो गई थी। वो बगैर सहारे के आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। गाड़ी दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उनके दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। रविया ने दरवाजा खोला तो अपनी माँ और बहन को देखकर वो किसी कदर गड़बड़ा सी गई। शारक के चेहरे पर नकाब गिरा हुआ था, जबकि समीना और शाहपरी की सिर्फ आंखें बरहाना थी। ये मेरी सहेलियां हैं अम्मा, रजिया ने माँ की तरफ देखते हुए था। बहुत देर से आई हुई की वापस जा रही हैं। आप अंदर चलकर बैठ गए, मैं इन्हें रुखसत करके आती हूँ। रविया की माँ और बहन कमरे की तरफ चली गई। पहले शाहपरी दरवाजे से निकलकर सामने खड़ी हुई, कार में बैठी। फिर शारक गाड़ी में घुस गया और आखिर में शारक के साथ समीना बैठी थी। रविया कार की खिड़की पर झुकी मुस्कुराकर बातें कर रही थी। तफैल ने कार का इंजन स्टार्ट कर दिया और जब गाड़ी हरकत में आई तो रजिया सीधी होकर हाथ हिलाने लगी। गाड़ी उड़कर गेट की तरफ चली गई। रविया ने रफीक के क्वार्टर के सामने खड़े हुए लोगों की तरफ देखा। उसके साथ ही उसका दिल उछलकर हल्क में आ गया और लोगों के पास 2 पुलिस वाले भी खड़े थे। एक आदमी ने रविया के क्वार्टर की तरफ इशारा किया और पुलिस वाले उसकी तरफ आने लगे। रविया दरवाजे में दाखिल होना ही चाहती थी कि पुलिस वाले ने आवाज देकर उसे रोक लिया। रविया बुढ़तर उनकी तरफ देखने लगी। उसके दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई।